अगर कभी ऐसा आपको लगे कि आपके एक तरफ की आंख कम झपक रही है, बंद करें तो मुकम्मल बंद नहीं हो रही, मुस्कुराएं या बात करें तो मुंह दूसरी तरफ टेढ़ा हो रहा हो, पानी पिए तो एक तरफ से गिरने लग जाए, तो बहुत मुमकिन है कि आपको चेहरे का लकवा यानी बेल्स पैल्सी हो गई हो। ये काबिले इलाज और वक्ती बीमारी है, लेकिन अगर इसका बर वक्त तशखीस न की गई, सही टाइम पर सही इलाज ना किया गया, तो बहुत मुमकिन है कि आपका चेहरा मुकम्मल तौर से नॉर्मल ना हो पाए। अपनी इस वीडियो में मैंने उन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं जिनका जानना ना सिर्फ इस बीमारी में मुब्तला होने वाले मरीज बल्कि फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर्स के लिए भी जरूरी है। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट। मजीद जानने के लिए देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चेहरे पर होने वाली हर हरकत को हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। वो चेहरे पर मौजूद मसल्स को एक नस जिसका नाम फेशियल नर्व है के जरिए सिग्नल भेजता है। ये फेशियल नर्व कान के पीछे मौजूद हड्डी के अंदर की तरफ एक तंग रास्ता है, उसमें से गुजरती है। जब किसी को लकवा होता है तो दरअसल इसी जगह यानी इसी सुरंग नमा रास्ते में इस नर्व में सूजन आ जाती है और नतीजतन ये फेशियल नर्व दबाव का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से दिमाग से चेहरे की तरफ आने वाले सिग्नल्स रुक जाते हैं और चेहरा हरकत करना कम कर देता है। ऐसा शख्स भवें उठाए तो उठा नहीं सकता, आंखें बंद करना चाहे तो मुकम्मल बंद नहीं कर सकता, मुस्कुराए या बात करे तो चेहरा दूसरी तरफ टेढ़ा हो जाता है। इस कैफियत को लकवा या बेल्स पैल्सी कहते हैं। याद रखिएगा कि लकवा चेहरे की हद तक ही महदूद रहता है, ये बाजू और टांगों को मुतासिर नहीं करता। अब सवाल यह है कि फेशियल नर्व में सूजन आती क्यों है। हकीकत में इसका सबब नहीं मालूम, लेकिन यह समझा जाता है कि एक वायरस जिसका नाम हर्पीज वायरस है वो हमारे जिस्म में छुपा बैठा होता है। वो किसी वजह से एक्टिवेट हो जाता है और वो एक्टिवेट होने के बाद इस फेशियल नर्व पर अटैक करके इसमें सूजन पैदा कर देता है। वो खवातीन जो हमल से हों, वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर की बीमारी हो, वो लोग जो जहनी दबाव का शिकार में रहते हों या मौसम में तब्दीली, ये तमाम अवामिल अपना किरदार अदा करते हैं और ऐसे लोग लकवा का ज्यादा शिकार हो सकते हैं। अब बात करते हैं इलाज की। देखिए, लकवा वाले मरीज को दो किस्म के इलाज की जरूरत होती है। एक दवाइयों से इलाज, ये आर्जी इलाज है, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, जबकि दूसरा इलाज फिजियोथेरेपी है जो कि चलने वाला इलाज है और बेल्स पैल्सी या लकवा में उसकी इंतहाई अहमियत है। जहां तक दवाइयों वाले इलाज की बात है, हमारे पास दो खास किस्म की दवाइयां लकवे वाले मरीज में इस्तेमाल की जाती है। एक स्टीरॉइड्स जो कि सोजिश या सोजन को कम करती है। ये इंतहाई अहम दवाई है। दुनिया भर के न्यूरोलॉजिस्ट का इस बात पर मुकम्मल इत्तेफाक है कि स्टीरॉइड को लकवा में बेहतरी के लिए लाजमन इस्तेमाल करना चाहिए। 70 से 80% मरीज मुकम्मल बेहतर हो जाते हैं अगर उनमें स्टीरॉइड्स 3 दिनों यानी 72 घंटों में शुरू कर दी जाए। लेकिन अगर 7 दिन बाद स्टीरॉइड दी जाएंगी तो उसका कोई फायदा नहीं देखा गया। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जैसे ही आपको लकवा हो, बजाय इधर उधर जाने के फौरन न्यूरोलॉजिस्ट से राब्ता करें ताकि आपकी दवाई शुरू करवा दी जाए। प्रेडनिसोलोन के फार्मूले में स्टीरॉइड की गोलियां कई नामों से मार्केट में अवेलेबल हैं। ये गोलियां 10 दिनों के लिए दी जाती हैं। स्क्रीन पर आपको 2 अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन यानी नुस्खे नजर आ रहे होंगे। पहले में ये 60 मिलीग्राम रोजाना 5 दिन के लिए दी जाती हैं, फिर आने वाले बाकी के 5 दिनों में आहिस्ता आहिस्ता कम करके खत्म कर देते हैं। जबकि दूसरे नुस्खे में 50 मिलीग्राम की फिक्स डोज रोजाना दी जाती है। इस नुस्खे में पहले नुस्खे की तरह दवाई को कम नहीं किया जाता, बल्कि 10 दिन तक यही डोज रखी जाती है और 10 दिन जब पूरे होते हैं तो ये दवाई बंद कर दी जाती है। इन दोनों में से कोई भी एक नुस्खा इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों का फायदा लकवा की बेहतरी में एक ही जैसा देखा गया है। नाजरीन, वो मरीज जिनको लकवा शदीद नोयत का हो, उनमें
बाज़ औक़ात हम इंजेक्शन की शक्ल में भी स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टीरॉयड दो किस्म के होते हैं, डेक्सामेथासोन और मीथाइलप्रेडनिसोलोन। दूसरे वाले यानी मीथाइलप्रेड को ज्यादा मौसर पाया गया है लकवा के इलाज के अंदर। ये स्टीरॉयड्स 3 दिन के लिए दिए जाते हैं और उसके बाद जो पहले मैंने 2 नुस्खे दिए हैं बताए हैं, उनमें से कोई भी एक नुस्खा 10 दिन के लिए गोलियों की शक्ल में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टीरॉयड के बाद जो दूसरी अहम दवाई है वो एंटीवायरल दवाई है, जो कि हर्पीज वायरस को मारती है। स्क्रीन पर आपको वायरस को मारने वाली 2 दवाइयां नजर आ रही हैं। इन दोनों में से कोई भी दवाई इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि दोनों का फायदा बराबर है। इनको 1 हफ्ते के लिए स्टीरॉयड के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यहां मैं आपको एक अहम और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, वो ये कि तमाम न्यूरोलॉजिस्ट इस बात पर तो मुत्तफिक हैं कि अगर लकवे का मरीज 7 दिन के अंदर आता है तो उसे लाजमन स्टीरॉयड्स देने हैं। लेकिन वायरस की दवाई के लिए सारे न्यूरोलॉजिस्ट एक पेज पर नहीं है। कुछ कहते हैं उसे देना चाहिए, कुछ कहते हैं कि उसे नहीं देना चाहिए, और दोनों किसी वजह से अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन 5 किस्म के लकवा के मरीज ऐसे हैं जिनके लिए तमाम न्यूरोलॉजिस्ट मुत्तफिक हैं कि इनको स्टीरॉयड के साथ वायरस को मारने वाली दवाएं जरूर देनी चाहिए। और स्क्रीन पर आप इन 5 किस्म के मरीजों की लिस्ट देख रहे हैं। एक अहम बात इलाज के मद में ये कि क्योंकि लकवा वाले अक्सर मरीज अपनी आंख मुकम्मल बंद नहीं कर सकते, इसलिए उनको हम दिन के औकात में कतरे तजवीज करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 6 से 8 मरतबा 2-2 कतरे मुतासरा आंख में डालने हैं, जबकि रात को पॉलीफैक्स आई ऑइंटमेंट डालकर सोना चाहिए। रात में आंख अगर खुली रह जाए तो कोई कीड़ा या मच्छर नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूं। एक, दिखाई गई तस्वीर की तरह कोई चीज पहनकर सो जाए, आंख पर लगाकर सो जाए। जैसे जैसे आंख बंद होने लगे आप कतरे डालना और उसे रात को बंद करके सोना खत्म कर सकते हैं। और दोपहर के औकात में जब आप घर से बाहर जाएं तो ग्लासेस या चश्मा लगाकर जाएं ताकि कोई गिरदो गुबार वगैरह आंख में ना जा सके। और अब बात करते हैं इलाज के दूसरे हिस्से यानी फिजियोथेरेपी की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फिजियोथेरेपी 5 तरीकों से की जाती है। ये तमाम फिजियोथेरेपी टेक्निक्स मुख्तलिफ जावियों से लकवा में बेहतरी लाने के लिए काम करती हैं। इनको अगर किसी माहिर फिजियोथेरेपिस्ट की रहनुमाई में किया जाए तो और उस वक्त शुरू किया जाए जब उसके शुरू करने का सही वक्त हो तो बेहतर नताइज ज़ाहिर होते हैं। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फाइनेंशियल रीजन की वजह से, या किसी आप ऐसी जगह रहते हैं जैसे गांव गोठों में, दूर दराज इलाकों में जहां फिजियोथेरेपिस्ट मुयस्सर नहीं है, तो जो पहली 3 टेक्निक फिजियोथेरेपी की मैंने यहां दिखाई हैं, आप इनको अच्छी तरह समझ लें और फिर आप इनको घर पर कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी की पहली टेक्निक है मसाज थेरेपी। आप उंगलियों पे हल्का सा कोई लोशन या ऑयल लगाएं और दिखाए गए तरीके से दायरे की शक्ल में अंदर से बाहर की तरफ मसाज करें। पहले पेशानी पर, फिर आंखों की साइड, फिर गाल के मुख्तलिफ हिस्से, होठों के साइड और उसके नीचे ठोड़ी पर, और आखिर में गर्दन की मसाज। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए रोजाना करें। दिन में 2 से 3 मरतबा करें। याद रखिए कि यह मसाज रगड़ रगड़ के नहीं करना, बल्कि नरमी और आराम से करना है। इसे आप लकवा होने के 3 से 5 दिन में शुरू कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी की दूसरी टेक्निक मिरर थेरेपी। ये वर्जिशें आप आईने के सामने बैठकर आईने में खुद को देखते हुए करें। हर वर्जिश को 10 मरतबा दोहराएं। इनको भी आपने नरमी से करना है। ये 5 वर्जिशें हैं, इनको दिन में 2 से 3 मरतबा करें। नंबर 1, भौं को ऊपर की तरफ उठाएं, 5 सेकंड रोक कर रखें, फिर गिरा दें। अगर मुकम्मल ना उठें तो एक उंगली से इसे 5 सेकंड तक उठाकर रखें। नंबर 2, आंखें बंद करें, हल्के दबाव के साथ 5 सेकंड बंद रखें। अगर मुकम्मल बंद ना हो तो उंगली से 5 सेकंड बंद कर दें। नंबर 3, मुस्कुराएं। इसी पोजीशन में 5 सेकंड तक रहें और फिर छोड़ दें। अगर एक तरफ ज्यादा न हिल रही हो तो उंगली की मदद से उसे बाहर खींचें। नंबर 4,
मुंह में हवा भरें, इस तरह के गाल फूल जाएं। फिर हवा को होंठों से आहिस्ता आहिस्ता निकाल दें। अगर हवा होंठों से निकल जाए तो उंगली से दबाकर गाल को फुला सकते हैं। नंबर 5, होंठों की हरकत को बेहतर करने के लिए आवाजें निकालकर वर्जिश करें, जैसे ई, ऊ। शुरू में ये आवाजें शायद बेहतर तरीके से न निकल सकें, लेकिन जैसे जैसे बेहतरी आएगी ये आवाजें भी बेहतर होती चली जाएंगी। फिजियोथेरेपी की तीसरी टेक्निक फेशियल मोबिलाइजेशन थेरेपी। आप उंगलियों या हाथ पर कोई हल्का सा लोशन या ऑयल लगाएं और दिखाए गए तरीके से अपने चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों को हरकत दें। ये 9 वर्जिश हैं छोटी छोटी। याद रखिएगा कि वर्जिश करते वक्त सिर्फ इतना प्रेशर लगाएं जिससे वो हिस्सा हरकत करे, रगड़ रगड़ के हरकत ना करें। ये चीज सिनकाइनेसिस करवा सकती है, सिनकाइनेसिस, जिसको मैं आगे चल के वजाहत करूंगा। पहली वर्जिश, ये 3 उंगलियां इस तरह रखें और ऊपर की तरफ ले जाएं, इस तरह के पेशानी पर बल पड़े। दूसरी वर्जिश, 2 भौं के दरमियान इस जगह बल डालें जैसे कि गुस्से की हालत में आ जाता है। फिर उंगलियों की मदद से दूसरी तरफ इस हिस्से को हरकत करवाएं। तीसरी वर्जिश, ये आंख को बंद करवाने में मदद करती है। आंख के बैरूनी कोने पर उंगली की मदद से बाहर खींचिए, इतना कि आंख बंद हो जाए। चौथी वर्जिश, अगर आपकी आंख का निचला पपूटा गिर गया है, लटक गया है, तो ये भी करें जैसे दिखाया गया है, लेकिन इस तरह की उंगली बाहर की तरफ ही रहे, आंख के अंदर न जाने पाए। पांचवी वर्जिश, चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं और होंठों को दिखाए गए तरीके से बाहर की तरफ हरकत दें। छठी वर्जिश, अपने होंठों को दायरे की शक्ल में लाएं। कमजोरी की वजह से आपका कमजोर हिस्सा जो होंठों का है वो मुकम्मल दायरा नहीं बना सकेगा। फिर दिखाए गए तरीके से 2 उंगलियों से अपने होंठों को दूसरी तरफ हरकत देते रहें। सातवीं वर्जिश, मुंह में चमचा रखकर उसे हिलाएं, ऊपर नीचे करें और फिर इस चमचे को होंठों के दरमियान पकड़ के रखें और हाथ से चमचे को मुंह से खींच के निकालें। आठवीं वर्जिश, दिखाए गए तरीके में मुंह में हवा भरकर अपने हाथ को हटाएं, ऐसे कि एक जोर की आवाज आए। यह काम गुब्बारे में हवा भरकर भी किया जा सकता है, लेकिन मुझे यह तरीका ज्यादा बेहतर और पुरअसर लगता है। 9वीं और आखिरी वर्जिश, ये वर्जिश आप दूसरी तरफ के हाथ से करेंगे और ऐसे ले जाएंगे कि पहले उंगलियां आपके गाल को हरकत दिलाएंगी और आखिर में हाथ की हथेली। और अब बात करते हैं बाकी रह जाने वाली फिजियोथेरेपी की टेक्निक्स की। ये 2 टेक्निक्स हैं जो कि आप फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से ही करेंगे, खुद नहीं करेंगे। इनमें से एक है काइनेसियो टैपिंग या किनेसियो टैपिंग। ये एक खास किस्म की इलास्टिक टेप होती है और रिसर्च ने साबित किया है कि अगर चेहरे की वर्जिश के साथ साथ जब इस टेप का भी इस्तेमाल किया गया तो बेहतर रिजल्ट देखे गए। कुछ बातें इस बारे में जरूर ध्यान में रखिएगा। इसे 1 हफ्ते के बाद ही शुरू करें, इससे पहले नहीं। 2 से 4 हफ्ते के लिए इस्तेमाल करें, अगर बेहतरी आ जाए तो रोक दें। 6 से 8 घंटे लगा कर रखें और इसे सिर्फ तरबियत याफ्ता फिजियोथेरेपिस्ट के जेरे निगरानी ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो जानते हैं कि ये टेप कब लगानी है, किसको लगानी है, कहां लगानी है और कैसे लगानी है। एक छोटा सा शरई मसला समझ लें। इसे लगाने से पहले वुजू कर लें ताकि आपकी नमाज और बाकी इबादत में हर्ज ना हो। लेकिन अगर वुजू टूट जाता है तो इसके ऊपर मसा किया जा सकता है। ये तरीका आप अपने मस्जिद के इमाम साहब से पूछ सकते हैं। और फिजियोथेरेपी की 5वीं और आखिरी टेक्निक है EMS यानी इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन। ये फिजियोथेरेपी की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें चेहरे पर इलेक्ट्रोड्स के जरिए हल्का हल्का बिजली का करंट लगाया जाता है, जिसे मरीज अपने मसल्स में हरकत की सूरत में महसूस करता है। EMS को सही वक्त, सही तरीके, सही मसल और सिर्फ सही ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट से ही लगवाना चाहिए, वरना फायदे के बजाय सिनकाइनेसिस की शक्ल में नुकसान हो सकता है। इसे लकवा होने के 2 से 3 हफ्ते बाद शुरू करना चाहिए। कितने? 2 से 3 हफ्ते के बाद। इसे सिर्फ उन मसल्स में लगाना चाहिए जो बिल्कुल हरकत ना कर रहे हो। मसलन अगर ये मसल हरकत करने लग गया है लेकिन ये वाला मसल बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा,
तो ईएमएस सिर्फ यहां ही लगेगा, यहां नहीं लगेगा। अमूमन ईएमएस के लिए पैच इलेक्ट्रोड लगाकर करंट लगाया जाता है, लेकिन याद रखिएगा कि पैच इलेक्ट्रोड बड़े एरिया वाले मसल पर लगेगा, क्योंकि ये बहुत फोकस होकर किसी खास मसल को करंट नहीं देता। जबकि दूसरी किस्म का इलेक्ट्रोड पेन या रॉड की शक्ल में होता है, जो सिर्फ उन ही मसल को करंट देता है जो छोटे हैं और जिनको आप चाहते हैं कि करंट दिया जाए। और ईएमएस के इस्तेमाल के बाद कुछ हफ्तों में जब आपने देखा कि आपका मसल्स हरकत करने लग गया है, तो उस वक्त ईएमएस को बंद कर देना चाहिए। नाजरीन, स्क्रीन को गौर से देखिएगा, इसमें ये पांचों की पांचों फिजियोथेरेपी की टेक्निक्स लिखी गई हैं और उनके आगे लिखा गया है कि कौन सी टेक्निक को कब शुरू करना चाहिए। इसको अच्छी तरह याद रखिएगा। और अब बात करते हैं सिनकाइनेसिस की। लकवा होने के कुछ हफ्तों बाद कुछ मरीज शिकायत करने लगते हैं कि हमारे चेहरे पर एक गैर जरूरी एक्स्ट्रा हरकत हो रही है। मसलन जब मैं आंख बंद करता हूं तो होंठ खुद ब खुद हिलते हैं, और जब मैं मुस्कुराती हूं तो आंख बंद हो जाती है, या मैं खाना खाता हूं तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये क्या है? ये सिनकाइनेसिस है। और ये जब मरीज बेहतर हो रहा होता है तो फेशियल नर्व की शाखें गलत मसल से जुड़ जाती हैं। मसलन जो शाख आंख बंद करने वाला काम करवाती है, उसी शाख में से एक गैर जरूरी शाख निकलकर होंठों की तरफ चली जाती है, और जब आंख बंद की जाती है तो उस वक्त होंठ भी हरकत करने लगता है। आप ये वीडियो देखें, आदमी को सीधी तरफ और खातून को उल्टी तरफ का लकवा है, और ये जब आंख झपकते हैं तो उसी तरफ का होंठ हिलता है। ये सिनकाइनेसिस है। ये क्यों होती है, इसे जानना बहुत जरूरी है। 4 असबाब हो सकते हैं। एक, ईएमएस। अगर इसे 2-3 हफ्ते से पहले इस्तेमाल करें, करंट ज्यादा दें, उन मसल में ईएमएस लगाएं जो हरकत कर रहे हो, चाहे कम ही हरकत क्यों ना कर रहे हो। इसलिए ईएमएस को तरबियत याफ्ता फिजियोथेरेपिस्ट से ही लगवाना चाहिए। नंबर 2, मिरर थेरेपी। अगर बगैर आईना देखे की जाए और जोर और ताकत से की जाए। नंबर 3, फेशियल मोबिलाइजेशन थेरेपी, जहां आप मसल्स को हरकत देते हैं, लेकिन अगर यह हरकत को रगड़ रगड़ कर किया जाए। और नंबर 4, अगर लकवा शदीद नोयत का हो तो उसमें भी खुद ब खुद सिनकाइनेसिस के होने का खतरा होता है। इसलिए जरूरी है कि अगर आप सिनकाइनेसिस से बचना चाहते हैं तो फिजियोथेरेपी वाली टेक्निक को अच्छी तरह समझकर करें, या किसी माहिर फिजियोथेरेपिस्ट की निगरानी में करें। सिनकाइनेसिस को बेहतर करने के 2 तरीके। एक तो इसकी कुछ खास फिजियोथेरेपी की वर्जिशें हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता सकते हैं, और दूसरा इसमें इंजेक्शन भी लगाया जाता है जिसको हम बोट्यूलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन कहते हैं, और वो हम लोग लगाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। और अब आखिर में 2 बातें बताकर मैं इस टॉपिक को खत्म करता हूं। एक, कि हमारे कुछ फिजियोथेरेपिस्ट लकवा वाले मरीजों को गर्म सिकाई करते हैं। वो ये काम या तो किसी गर्म तौलिए से या हीटिंग पैड से या फिर इंफ्रारेड लैंप के जरिए करते हैं। देखिए, लकवा के पहले 7 दिन तो इंफ्रारेड थेरेपी बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, और गर्म सिकाई 10 दिन तक मुकम्मल तौर से अवॉइड करें। ये वो वक्त होता है जब फेशियल नर्व में सूजन होती है, तो बजाय फायदे के नुकसान ही होगा। वैसे भी ये जरूरी इलाज नहीं है। लकवा का जरूरी इलाज तो वही है जो मैं ऊपर बता चुका, यानी स्टीरॉयड की थेरेपी और फिजियोथेरेपी की 5 टेक्निक्स। दूसरी बात, हमारे माशरे में लकवा के हवाले से कुछ गलत फहमियां पाई जाती हैं जिनको हम मिथ्स कहते हैं, लेकिन उन पर अमल करने वाले इसे यकीन के दर्जे में मानते हैं। मैं यहां 3 गलत फहमियों का, 3 मिथ्स का जिक्र करूंगा। पहली गलत फहमी, लकवा नहाकर पंखे या एसी के सामने बैठने या ठंडे मौसम में ही होता है। दूसरी गलत फहमी, लकवा होने की सूरत में खुद को हवा और पानी से दूर रखना होगा, इसलिए लोग मुंह के ऊपर हर वक्त कपड़ा लपेट कर रखते हैं, नहाना और चेहरा धोना छोड़ देते हैं। गर्म मौसम होने के बावजूद वो ऐसी जगह बैठते हैं और सोते हैं जहां ना पंखा होता है ना एसी चल रहा होता है। और तीसरी गलतफहमी, काले जंगली कबूतर का खून चेहरे पर लगाना और उसकी यखनी बनाकर पीना और गोश्त खाना।
नाजरीन, तहकीक से ये बात पता चली है कि इन तमाम गलत फहमियों में कोई सदाकत नहीं है, उन पर अमल करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए बराए मेहरबानी हवा और पानी से दूर रहकर खुद पर और ज़बह करके कबूतर पर जुल्म ना करें। इसके साथ हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। इजाज़त चाहूँगा। आप अपने प्यारों का और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।